रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जावा सर्वलेट्स और जेएसपी की बात करेंगे और देखेंगे कि किन सिनेरियोज़ के अंदर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे जो एक आज के इस लेक्चर की आउटलाइन है, सबसे पहले तो मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा जावा सर्वलेट्स और जेएसपी का। उसके बाद हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग नेटबीन्स आईडी। फिर अपने सर्वर को सिलेक्ट करेंगे। सर्वर्स बेसिकली ये जो सर्वर्स होंगे ये बेसिकली वेब कंटेनर्स कहलाते हैं और हम इन्हें वेब कंटेनर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायनामिकली वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और रिस्पांस क्लाइंट को भेजेंगे। उसके बाद हम एक जेएसपी फॉर्म बनाएंगे। इस जेएसपी फॉर्म के अंदर हम अपने एचटीएमएल कोड को एचटीएमएल हमारा कोड होगा और उसके अंदर हम अपने जावा कोड को एम्बेड करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब हमारा फॉर्म कंप्लीट होगा तो हमने क्या करना है, अपने इस फॉर्म की वैल्यूज़ को डेटाबेस में स्टोर करना है और इसके लिए फिर हम MySQL में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे और फिर अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर का काम होता है कि सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करे। लेकिन सम टाइम्स क्लाइंट अगर किसी पेज को रिक्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल कोई भी HTML पेज है home.html, और अगर सर्वर पे वो पेज अवेलेबल नहीं है तो सर्वर क्या करता है, पेज नॉट फाउंड का आपको एरर जो है तो नॉर्मली प्रेजेंट करता है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो डायनामिकली उस पेज को क्रिएट करे और रिस्पांस जो है वो सेंड करे क्लाइंट को, तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट वेब कंटेनर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। उन वेब कंटेनर्स का काम यही होता है कि वो डायनामिकली ऐसे पेजेस को क्रिएट करते हैं जो कि सर्वर्स पे अवेलेबल ना हो, उन्हें प्रोसेस करेंगे और जो रिस्पांस होता है वो क्लाइंट को सेंड करते हैं। उन वेब कंटेनर्स की अगर हम बात करें तो उसमें फिर हमारे पास ग्लासफिश आ जाता है, अपाची टॉमकैट, ठीक है, टॉमकैट सर्वर्स है। तो दीज आर डिफरेंट सर्वर्स जिनको हम वेब कंटेनर्स भी कहते हैं। ये डायनामिकली कंटेंट या पेजेस को क्रिएट करते हैं और उसके बाद रिस्पांस क्लाइंट को भेजते हैं। ठीक है जी। तो जब हम सर्वलेट्स की बात करते हैं तो सर्वलेट्स आर आल्सो आप कह सकते हैं कि इंटरफेस टू वेब कंटेनर्स। इन सर्वलेट्स का काम यही होता है कि अगर किसी पेज को डायनामिकली क्रिएट करने और क्रिएट करने के बाद जो रिस्पांस है वो हमने क्लाइंट को भेजना है। अब सर्वलेट्स में क्या होता है कि हम बेसिकली जो हमारे पास जावा कोड है, हम जावा कोड के अंदर HTML कोड को इम्बेड करते हैं। ठीक है। ये हमेशा बात याद रखनी है कि सर्वलेट्स में हम अपने जावा कोड को इम्बेड करते हैं और जेएसपी के अंदर क्या होता है बेसिकली कि हम अपने HTML कोड के अंदर जावा को इम्बेड करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों इस कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अगर हम सर्वलेट्स को यूज़ करते हुए जावा कोड के अंदर HTML को भेजेंगे तो वो हमारे लिए समटाइम्स बहुत ज़्यादा एक लेंथी और हेक्टिक टास्क बन जाता है कि हम जो है तो हर बार जो है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है तो HTML के कोड को इम्बेड करें। तो इसलिए फिर हमें JSP इसमें हेल्प करता है। हम आगे जाके देखेंगे कि हमारी कैसे इसमें हेल्प करता है। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले एक वेबसाइट क्रिएट करते हो। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए नेटबीन्स को ओपन कर लेते हैं। तो मैं पहले नेटबीन्स को ओपन करता हूँ। अच्छा जी, ये अभी हमारा नेटबीन्स ओपन हो रहा है। इसमें अभी हम एक वेबसाइट जो है तो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उसमें अपने एक JSP पेज को ओपन करेंगे। अच्छा जी, वेबसाइट प्रोजेक्ट अगर एक क्रिएट करने तो उसके लिए प्रोसेस सेम है। हम अपना जो है तो फाइल मेन्यू बार है, यहाँ पे जाके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट में हमने यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है जावा वेब, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद ये वेब एप्लीकेशन के ऊपर मैंने चेक कर दिया। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो प्रोजेक्ट नाम मांग रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आप प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ SCD वेबसाइट ऐप। ठीक है जी, SCD वेबसाइट ऐप। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब जब मैंने नेक्स्ट किया तो जो हमारा ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था कि सिलेक्ट सर्वर, ये जो थर्ड पॉइंट है सिलेक्ट सर्वर, तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, सर्वर को सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे मेरा ग्लासफिश सर्वर 4.1.1 इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर आप कोई और अपनी मर्ज़ी से अपाची या कोई भी और सर्वर ऐड यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास JBoss एप्लीकेशन है, ओरेकल का भी है, अमेज़ॉन का है। ठीक है। तो जो भी आप मतलब वेब सर्वर जो साथ कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के, वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी ग्लासफिश सर्वर के साथ इसको एग्जीक्यूट करूँगा और उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया।
अच्छा जी, जब नेक्स्ट करेंगे उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि इफ़ यू वांट टू यूज़ एनी फ्रेमवर्क। अब जैसे जावा के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, स्प्रिंग है, जावा सर्वर फेसिस है, स्ट्रट्स है, हाइबरनेट। अगर कोई यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसे चेक कर दें, अदरवाइज़ जो है तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको फिनिश कर देंगे। अच्छा जी, जैसे फिनिश का बटन दबाएंगे तो आपको आ जाएगा कि प्रोजेक्ट क्रिएशन। अच्छा जी, उसके बाद आपको सामने ये एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज ओपन होगा, ठीक है। और मैं अगर अपने एस सी डी लैब वेब ऐप, अगर मैं अपने इस हमारा ये जो भी प्रोजेक्ट बनना है एस सी डी वेबसाइट, ये मेरा हायरार्की है। मैं बाकी अपने प्रोजेक्ट्स को क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। और इनको ऐसे क्लोज़ कर लेते हैं जस्ट फॉर गुड विजिबिलिटी। ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये अभी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया एससीडी वेबसाइट। इसमें देखें कि मेरे पास ये वेब पेजेस के अंदर एक वेब आईएनएफ और इसमें ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज है, ठीक है जी। और उसमें ये सोर्स पैकेजेस में जाएंगे तो अभी मेरे पास कोई जावा की फाइल नहीं है। तो पहला काम मैंने क्या करना है कि मैंने अपने पास एक जीएसपी पेज को क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू में राइट क्लिक किया, न्यू जीएसपी में गए और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल होम होम फॉर्म डॉट जी एस पी डॉट जी एस पी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट होम फॉर्म कह लेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि होम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फिनिश कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखें कि जैसे मैंने फिनिश किया तो मेरे सामने ये एक होम डॉट जो भी मैंने पेज क्रिएट किया ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके साथ साथ ये क्या बेसिकली यहाँ पे ये HTML का पेज आपको सारा शो हो रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज कि मैंने इसको रन करना है, तो इसको रन करने के लिए सबसे पहले मैंने ये ऊपर टॉप से ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना कि कौन से ब्राउज़र पे मैं रन करना चाह रहा हूँ। लेट सपोज मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही इसको रन करूँगा, तो यहाँ से मैंने ब्राउज़र सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं अपने इस पेज को रन करना है। रन करने के लिए मैंने ये इस पर राइट क्लिक करके ये रन का बटन प्रेस किया। अब जैसे ही रन का बटन प्रेस करूँगा तो ये विद इन फ्यू सेकेंड्स ये अब इसको रन करेगा। हम इसको देखते हैं कि अभी हमें आउटपुट क्या आएगी। अभी क्योंकि ये HTML पेज के अंदर देखें हमारे इस कोड में आउटपुट क्या आनी चाहिए, हेलो वर्ड, ठीक है। यहाँ पे अभी सिर्फ हमने ये बॉडी के अंदर हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फर्स्ट टाइम जब आप इसे कंपाइल करते हैं तो ये थोड़ा सा सर्वर स्टार्ट होने में टाइम लेता है, उसके बाद जो है तो फिर ये इजीली जो है तो कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा ग्लासफिश सर्वर है, ये अपने प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये हमारी एप्लीकेशन स्टेटस है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपका जो इंटरनेट, क्योंकि हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर को सिलेक्ट किया है तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र जो है तो ओपन होगा और आप हमें पेज के अंदर आउटपुट क्या शो होगी, हेलो डॉट हेलो वर्ड, ठीक है। क्योंकि हमारी ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने सिर्फ हेलो वर्ड लिखा हुआ है। तो अभी जो है तो हमें क्या हेलो वर्ड शो होगा। देखें ये एक JSP पेज है और JSP में ये सारा अभी जो कोड है ये HTML को टैग्स हैं। अच्छा ये देखें जैसे ये मेरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है तो हम मेरे पास ब्राउज़र के अंदर होम डॉट JSP और ये देखें हेलो वर्ड शो हो गया। इसका मतलब है कि अगर जावा के अंदर रहते हुए मैंने अपनी HTML पेजेस को रन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, JSP को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये मुझे समझ में आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना एक फॉर्म क्रिएट कर दूँ, एक फॉर्म क्रिएट करूं और उस फॉर्म में बेसिकली यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करूं, ठीक है। और वैल्यूज़ में ले लेते हैं फॉर एग्जांपल आईडी होगी या इसके अलावा ईमेल है, एड्रेस है। तो क्या करेंगे, मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूं, उसके लिए फॉर्म का टैग हमारे पास होता है, ठीक है। और एक्शन में मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल हम एक और अपनी फ़ाइल बनाएंगे जिसके अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे हम फॉर्म में कह देते हैं कि एक्शन में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डाटा डॉट JSP, ठीक है, डाटा डॉट JSP। उसके बाद फर्दर हम आगे चलते हैं। अब ये जो डाटा डॉट JSP है ये मेरी वो फाइल है जहाँ पे मैंने अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखना है। इसके साथ हम मेथड यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। मेथड में हम कहते हैं जी गेट, ठीक है।
कि हमने इंफॉर्मेशन यहाँ से रिसीव करनी है। अब उसके बाद हम क्या करने हैं, फॉर्म की वैल्यूज़। अब यहाँ पे पहली वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आईडी, ठीक है जी, और आईडी में हम रखते हैं इनपुट, ठीक है, और इनपुट में इनपुट टाइप हम यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे कि टेक्स्ट हमने कलेक्ट करना है, और इसके साथ साथ इसका जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर सेलेक्ट कर देते हैं। और आइडेंटिफायर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि EID, मतलब एम्प्लॉय आईडी, लेट सपोज। इसको मैंने इनपुट टैग को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। और क्लोज़ करने के बाद अगर मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में मुझे नेक्स्ट वैल्यू डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब एक तो आईडी हो गया, उसके बाद लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि नेम के लिए भी सेम चीज़, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट टू सेव सम टाइम, ठीक है। और यहाँ पे EID की जगह मैं कह देता हूँ नेम, ठीक है जी। उसके बाद लेट सपोज के एक और फील्ड है एड्रेस की, ठीक है। तो एड्रेस के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम मैंने इनपुट बॉक्सेस को यूज़ करना है, तो मैं क्या करता हूँ इनपुट, और यहाँ पे नेम की जगह हम क्या कर देते हैं एड्रेसेस, ठीक है, एड्रेसेस। अब ये तो वो तरीका है जो कि आप लोगों ने पहले भी इसको सीखा हुआ है, ठीक है। HTML के अंदर कैसे जो है तो कोडिंग करते हैं। मैंने क्या किया, 3 फील्ड्स क्रिएट किए हैं, आईडी, नेम, एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक सबमिट बटन बनाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये यूज़र वैल्यूज़ इंटर करे तो नीचे एक सबमिट बटन आ जाए। सबमिट बटन के लिए मैं क्या करता हूँ, इनपुट, और इनपुट में यहाँ पे टाइप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। कि ये क्या होगा, एक सबमिट बटन होना चाहिए, और इसकी वैल्यू, मतलब इसको अगर कभी हम एक्सेस करना चाहें तो वैल्यू भी सबमिट रख देते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद हम इसको क्लोज़ करें। तो ये क्या किया मैंने, एक फॉर्म क्रिएट किया, उसमें इनपुट में आईडी ली, फिर एक जो है तो नेम और एड्रेस, और उसके बाद हम उसको सबमिट करते हैं। अब मैं अगर दोबारा इस पेज को रन करूं तो देखते हैं ब्राउज़र में क्या चेंज आएगा। अच्छा जी, ये हमारा पेज रन हो गया। अब देखिए, पहले आपको क्या शो हो रहा था, हेलो वर्ल्ड। अब हमारे पास आईडी भी शो हो रहा है, ईमेल शो हो रही है, एड्रेस शो हो रहा है, और उसके बाद ये सबमिट बटन शो हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर करूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे 12 इंटर करता हूँ, अहमद इंटर करता हूँ, और एड्रेस में अगर मैं स्ट्रीट 2 इंटर करता हूँ, और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँ, तो जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में स्टोर हो जाए, ठीक है जी। अब ये काम करने के लिए सबसे पहले मुझे अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने वैम्प सर्वर को यूज़ किया है, तो मैं अपने वैम्प सर्वर को ओपन करता हूँ। वैम्प सर्वर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। ये वैम्प सर्वर को ओपन किया, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। वैम्प सर्वर में अभी हम देखेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, अगर किसी को कोई क्यूरी हो। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास वैम्प सर्वर ओपन हो गया। पहले इसको लोकल होस्ट पे ओपन करते हैं। ये हमारे पास वैम्प सर्वर ओपन हो गया, ठीक है। इसका PHP माई एडमिन कंसोल ओपन करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन यूजिंग वैम्प सर्वर, ये मैंने ओपन किया है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं कहता हूँ कि SCD वेबसाइट ऐप, ठीक है। मैंने अपनी जो वेबसाइट का नाम था, ठीक है, या मैं सिर्फ SCD वेब ऐप के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद ये क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया कि डेटाबेस SCD वेब ऐप क्रिएटेड। अब डेटाबेस जब क्रिएट होगा तो उसके बाद सेकंड काम होता है उसमें टेबल क्रिएट करना। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं टेबल का नाम रखता हूँ SCD वेब टेबल, ठीक है। मैंने अपने टेबल का नाम रखा है SCD वेब टेबल, और इसके अंदर फील्ड्स अभी फॉर्म में मेरी कितनी थी, 3 फील्ड्स थी। तो मैं यहाँ से गो के ऊपर क्लिक करूँगा। जब गो पे क्लिक करूँगा तो मैं टेबल के स्ट्रक्चर में आ जाऊँगा। तो लेट सपोज पहले मैं क्योंकि फॉर्म की वैल्यू फर्स्ट जो थी वो आईडी थी, उसके बाद नेम था, और उसके बाद जो थर्ड वैल्यू थी वो एड्रेस की थी।
ठीक है। यहाँ पे अगर आईडी आप इंटीजर रखना चाहें इंट रख लें। मैं अभी जो है तो यहाँ पे var4 मतलब तीनों की वैल्यूज़, var4 का मतलब इंटीजर स्ट्रिंग वो दोनों को हैंडल करेगा। यहाँ पे उनकी अगर आप कोई लिमिट देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मतलब आप अपनी आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो यहाँ से प्राइमरी की भी बना सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ से अगर ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो ऑटो में इंक्रीमेंट भी करते हैं। मेरी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम अभी फ़िलहाल इसको, यहाँ से आपने क्या करना है, उनकी टाइप सेलेक्ट करनी है, उनकी वैल्यूज़ बतानी है, लेंथ बतानी है, और उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। अब जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको आ गया कि एससीडी वेबसाइट हैज़ बीन क्रिएटेड, और ये नीचे उसका सारा आपको ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़ करूँगा, ये जैसे ही मैं ऊपर ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें तो मुझे ये रेड कलर का एक क्रॉस नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड मैंने इंटर नहीं किया। ठीक है। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा फॉर्म बने, ये जो मैंने अभी जेएसपी का फॉर्म बनाया है, इसी को मैं डेटाबेस के इसी को कनेक्ट करूं अपने इस MySQL डेटाबेस के साथ। ठीक है जी। इसके इसके लिए मैं काम क्या करूंगा कि मैं अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या करूंगा, एक और जेएसपी की फ़ाइल बनाऊंगा, और इस फाइल का मैं नाम क्या रख देता हूं, डाटा। ठीक है, डाटा। और उसके बाद मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही फिनिश करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, ये जो है तो जिसे हम कह सकते हैं कि एक जीएसपी फाइल ओपन होगी। ठीक है जी। अब इसके अब हम इसको बेसिकली काम कैसे करेंगे, ये अभी फर्दर इसको देखते हैं। अच्छा जी। तो जैसे ही मैंने ये देखें data.jsp पेज ऐड किया, तो सेम जैसे मुझे पहले home.jsp में हमारे पास HTML कोड ओपन होता है, यहाँ पे भी ये कोड ओपन हो गया। ठीक है। और ये हमारी बॉडी आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपना जो फॉर्म है मतलब home.jsp में के अंदर जो मैंने ये फॉर्म क्रिएट किया है, इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। और यहाँ पे देखें home.jsp में मैंने फॉर्म एक्शन के अंदर फाइल का नाम लिखा है data.jsp। मतलब जैसे ही मैं सबमिट बटन को क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये जो data.jsp की फाइल है ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी। यहाँ पे अब हम अपनी कनेक्टिविटी का कोड लिखते हैं। कनेक्टिविटी के कोड, जब हम जावा कोड को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है तो मैंने यूज़ करने हैं, जैसे हम लिखते हैं ना, इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ करते हैं जावा के अंदर, और हैश इंक्लूड का, इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं सॉरी जावा के अंदर, इंक्लूड का हम C++ में यूज़ करते हैं। तो इसी तरह सबसे पहले मैं एक जो है तो फाइल को इंक्लूड करूँगा। उसको इंक्लूड करने के लिए @पेज, और उसके बाद इंपोर्ट का हम कीवर्ड यूज़ करते हैं। और आपने फॉर एग्जांपल जौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि java.sql.static एक ये फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा जावा डॉट यूटिलिटी का जो एक पैकेज होता है, ये पैकेज इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। इसके बाद इसको कंट्रोल करेंगे और इनको सॉरी ये हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है जी। अब ये अभी हमने काम क्या किया कि मैंने अपने इस JSP फाइल के अंदर एक SQL का पैकेज इंपोर्ट कर लिया, और ये यूटिलिटी के जो एक पैकेज है इसको इंपोर्ट करिए, जो कि मेरे इस कोड में मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरा होम पेज है, होम पेज से मैंने वैल्यूज़ को गेट करने। ठीक है। मतलब ये जो ID होगी, नेम है और एड्रेस है, इनके लिए ऑब्वियसली मुझे कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए होंगे। तो लेट सपोज कि मैं पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ EID। ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर मैं जो है तो रिक्वेस्ट, अब JSP के अंदर एक रिक्वेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को आप यूज़ करते हैं। ठीक है। डॉट गेट पैरामीटर, और गेट पैरामीटर के अंदर यहाँ पे क्योंकि home.jsp के अंदर मैंने ये देखें जो ID है इसका आइडेंटिफायर क्या रखा है, EID। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ EID, आइडेंटिफायर में लिख देता हूँ EID। ठीक है जी। और इसको ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक है। यहाँ तक कोई मसला। अब उसके बाद हम आगे मज़ीद चलते हैं कि आगे इसको क्या होगा। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो हम अपना सेकंड जो है जिसको मैं कह लेता हूँ स्ट्रिंग। अब सेकंड क्या था, नेम। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे नेम कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल। और इसी तरह हम रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट और गेट पैरामीटर, और इसमें हमारे पास जो आइडेंटिफायर था वो हमने क्या यूज़ किया इसमें, इसमें नेम। तो हम इसमें नेम यूज़ कर लेते हैं।
अच्छा जी। उसके बाद हम अपना थर्ड वेरिएबल बनाएंगे एड्रेस के लिए, तो मैं इसी को लेट्स कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट किया। यहाँ पे मैं उसका नाम रख देते हैं एड्रेस, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर और यहाँ पे ई और एड्रेस, ठीक है जी। अब मैं बेसिकली यहाँ पे काम किया है कि हमने जो होम डॉट जेएसपी के अंदर आईडी, नेम और एड्रेस, मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे बाय यूजिंग पैरामीटर, जो गेट पैरामीटर, इसको एक्सेस करने की कोशिश की है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे जो आपको रेड लाइंस नज़र आ रही हैं, इससे आपने कोई घबराना नहीं है, ये अभी आगे जाकर रिजॉल्व हो जाएंगी। अब क्योंकि मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, तो कनेक्टिविटी के लिए हमेशा जो कोड होता है वो हम ट्राई ब्लॉक में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होती है तो हमेशा हम ट्राई ब्लॉक को यूज़ करते हैं। अब इसके साथ ट्राई मैंने लिखा, ट्राई के साथ सबसे पहले हम क्लास डॉट, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर नेम, ठीक है। और फॉर नेम, अब क्योंकि मैं माई एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, तो माई एसक्यूएल के लिए जो एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई जाती है उसको हम लिखते हैं कॉम डॉट माई एसक्यूएल, ठीक है, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC और डॉट ड्राइवर, ठीक है। सबसे पहले हमने उसको बताना है कि हम कौन सा ड्राइवर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उस ड्राइवर का बता दिया। अब उसके बाद फर्दर आगे चलें तो हम देखते हैं हमने एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कनेक्शन के लिए हम जो एसक्यूएल पैकेज के अंदर एक कनेक्शन की क्लास होती है इसको यूज़ करते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल कनेक्शन कॉन, ठीक है। कॉन के नाम से एक कनेक्शन बनाते हैं इज इक्वल्स टू, उसके बाद ड्राइवर मैनेजर क्लास को यूज़ करेंगे, ड्राइवर मैनेजर, ठीक है। और ड्राइवर मैनेजर डॉट, यहाँ पे आपको आ भी जाएगा यहाँ पे, अच्छा जी, डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं गेट कनेक्शन, ठीक है, गेट कनेक्शन। और यहाँ पे हमने अपनी कंप्लीट जो है मतलब किस डाटाबेस को यूज़ करेंगे वो सारा एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी और उसके बाद माई एसक्यूएल, ये देखिए माई एसक्यूएल लिखा, अच्छा जी, माई एसक्यूएल, ठीक है, माई एसक्यूएल। उसके बाद डबल कॉलम्स यूज़ किए और यहाँ पे हम बता देंगे कि हम अपने लोकल होस्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सर्वर, और पोर्ट नंबर मेंशन कर देंगे 3306। और उसके बाद अब मैंने अपना जो डेटाबेस बनाया था, अब डेटाबेस किस नाम से है, अगर मैं इसको ओपन करूं डेटाबेस को, तो डेटाबेस मैंने नाम से बनाया SCD वेब ऐप के नाम से बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही लिखूँगा कि SCD वेब ऐप, SCD वेब ऐप, ठीक है। दोबारा कंफर्म कर लेते हैं SCD वेब ऐप, ठीक है। SCD वेब ऐप मैंने अपने डेटाबेस का बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये बताना है कि रूट मतलब यूज़र नेम जो भी होगा, आप जिस भी यूज़र नेम को यूज़ करते हैं, यहाँ पे तो अभी यूज़र नेम रूट है, और अगर आपने पासवर्ड कोई रखा है फाइन, अदरवाइज़ उसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है और इसको क्लोज करना है, ठीक है। अब ये क्या किया हमने, एक अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डेवलप कर दी। अच्छा जी, फर्दर नेक्स्ट काम क्या आ जाएगा, हमने अभी अपनी एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी है। स्टेटमेंट क्या होती है, मतलब हमने अभी डेटाबेस में अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें पहले एक स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना करे पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट और यहाँ पे ST इज इक्वल्स टू, ठीक है, ST इज इक्वल्स टू, अब मैंने अपने जो कॉन ऑब्जेक्ट बनाया था उसके साथ इसको बाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। जो हमारे पास एक मेथड अवेलेबल होता है अपनी स्टेटमेंट को क्रिएट करने का, ये हमने इस स्टेटमेंट को क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है बेसिकली कि एक क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए मैं फॉर एग्जांपल उसको किसी एक में अगर स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं कह देता हूँ कि इंट I इज इक्वल्स टू किसी भी वेरिएबल में, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि क्यूरी रिजल्ट स्टोर हो जाए, तो ST डॉट एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा हम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, और ख़ास तौर पे जब हम इंसर्ट क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए फिर हम एग्जीक्यूट अपडेट की मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और ये जो ST है ये वही ऑब्जेक्ट है जो मैंने अभी स्टेटमेंट का बनाया है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी क्यूरी इंसर्ट करूँगा। अब क्यूरी क्या होती है बेसिकली, हम यहाँ पे इंसर्ट
इनटू, अब टेबल नाम क्या था, मैं अपने पहले टेबल का नेम चेक करूं तो टेबल का नाम मैंने रखा था SCD वेब टेबल, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे रखूँगा कि SCD वेब टेबल, SCD वेब टेबल, ठीक है। और उसके बाद वैल्यूज़, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यूज़ का देख लेंगे, पहले आपने सिंगल कोटेशन, फिर आपने डबल कोटेशन यूज़ करने, फिर आपने प्लस यूज़ करने, और उसके बाद आपने ये जो फिर यहाँ पे वेरिएबल्स दिए ना, हम तो यही चाह रहे हैं ना कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ स्टोर हो जाए। तो पहले मैंने EID को यूज़ कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे प्लस यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलर, मतलब ये अभी हमने एक इस वैल्यू को स्टोर किया, इसको मैं सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन सिंगल के साथ, उसके बाद फिर मैं कोमा लगाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद अगेन सिंगल एंड डबल कोटेशन, और उसके बाद आप प्लस यूज़ करेंगे, जो मेरा सेकंड वेरिएबल है वो नेम है, फिर आपने प्लस और डबल कोटेशन एंड सिंगल कोटेशन, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। मतलब अगर 3 वेरिएबल्स है तो 3 दफ़ा आपने जो है तो आपके पास 3 ये बनेंगे। उसके बाद लास्ट वन आ जाएगा, लास्ट वन में आपने दोबारा सिंगल कोटेशन एंड डबल, फिर आपने प्लस और नेम, और लास्ट वन इज़ एड्रेस, ठीक है जी। और एड्रेस को आपने फिर यूज़ किया डबल एंड सिंगल, और उसके बाद आपने अपनी इस क्यूरी को क्लोज़ कर लिया, ठीक है। क्यूरी को क्लोज़ कर लिया और हम अपनी फाइनल ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, और ये हमारे पास अपनी जो हमारी क्यूरी है वो कंप्लीट होगी, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज अब ये हमारे पास क्यूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए और सक्सेसफुली अगर ये एग्जीक्यूट होती है तो कोई मैसेज प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रिंट 9, और यहाँ पे प्रिंट लाइन में मैसेज आ जाए थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, या थैंक यू की जगह हम कह देते हैं कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये आपके पास मैसेज आ जाए। और लेट्स सपोज कि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे बाय यूजिंग कैच ब्लॉक। तो कैच ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारे पास जेनेरिक एक्सेप्शन क्लास है उसको यूज़ करेंगे एक्सेप्शन और ठीक है। ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे अगर कोई मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, वो मैसेज आप प्रिंट कर दें, फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम इसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा लेते हैं, लेट्स सपोज कि जो भी इसमें वैल्यू होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको ट्रेस करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रिंट स्टैक। ये बेसिकली जो है तो ट्रेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन अकर हो जाए और एरर को ट्रेस करने, प्रिंट स्टैक ट्रेस, और उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्रोग्राम का कोड कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैं अपने जावा ये स्टैक को जो कि जावा के लिए हम यूज़ करते हैं इसको क्लोज़ करूँगा, ठीक है जी। तो ये मेरा अपना कोड है कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये जो होम .jsp के अंदर मैंने क्या किया था, आईडी नेम एंड एड्रेस, इन तीन वैल्यूज़ को मैंने यूज़र से कलेक्ट किया है। इन्हीं 3 वैल्यूज़ को मैंने डेटाबेस में सेव करने के लिए सबसे पहले मैंने 2 पैकेजेस को इंपोर्ट किया, SQL और यूटिलिटी। उसके बाद मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए जिनमें मैंने गेट पैरामीटर को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज़ किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये बताया कि मेरा MySQL सर्वर होगा, फिर मैंने ड्राइवर कनेक्शन का एक कॉन ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद मैंने अपने क्रीडेंशियल्स पास किए, ठीक है, बताया कि डेटाबेस कौन सा है। फिर मैंने स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट स्टेटमेंट का मेथड यूज़ किया, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ये बेसिकली ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसका जो है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब चलें जी, अब हम क्या करते हैं अपने अच्छा इसके साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइब्रेरी में जाके एक जार फोल्डर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये जार फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये मेरा जो है
डेस्कटॉप में मैंने ये MySQL connector डॉट जावा फाइल को डाउनलोड किया हुआ है। आपने भी क्या करना है, इसको पहले डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है और ये अपनी इस लाइब्रेरी फ़ोल्डर के अंदर इंक्लूड करना है। अगर आप लाइब्रेरी फ़ोल्डर में इंक्लूड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो रन सक्सेसफुली नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो हमारी सारी ये कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इस फाइल को दोबारा रन करता हूँ। अच्छा जी, फाइल को दोबारा रन हो चुके हैं। अब मैं आईडी की वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, लेट सपोज 1, नाम मैं देता हूँ अली, और स्ट्रीट यहाँ पे दे देते हैं स्ट्रीट 50 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं कि स्ट्रिंग आईडी ठीक है जी, इसको हम 1 मिनट चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये जो एक एरर आया ये किस वजह से आया है कि मैंने यहाँ पे जो ओपनिंग टैग था इसको यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ये देखें एंड के ऊपर इसको क्लोज़ किया, लेकिन मैंने यहाँ पे ओपनिंग टैग को क्लोज़ नहीं किया हुआ था। ठीक है, और इसी की वजह से वो आपको रेड लाइंस भी नज़र आ रही थी। समटाइम्स वो आपको ऑप्शन देता है मिस स्पेल्ड का, लेकिन जो है तो यहाँ पे ओपनिंग टैग मिस होने की वजह से भी आपको ये एरर आ सकता है। तो ये देखें, जैसे मैंने ये ओपनिंग टैग ऊपर लगाया है तो फिर ये नीचे भी ऑप्शन आ गया। अब मैं दोबारा अपने इस पेज को रन करके देखता हूँ कि अब ये एरर रिजॉल्व हुआ है। अच्छा जी, ये मेरे पास पेज ओपन हो गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ ID 1 और नाम अली, और एड्रेस आप कह लें फॉर एग्जांपल स्ट्रीट 50। ठीक है जी, और उसके बाद सबमिट करते हैं। अच्छा जी, जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए आ रहा है डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि वाकई मेरे डाटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं। तो मैं अपने ये डाटाबेस में जाऊँगा और ये ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने ब्राउज़ के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए आ रहा है 1 अली स्ट्रीट 50। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको डाटा इंसर्ट को एक और वैल्यू इंसर्ट करके देखता हूँ, फिर मैं अपनी इसी फाइल को रन करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास हो गया। यहाँ पे मैं अब आईडी की वैल्यू 2 कर देता हूँ, नाम मैं फॉर एग्जांपल अहमद करता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि स्ट्रीट 51, और इसको सबमिट करता हूँ। जैसे मैंने सबमिट किया तो ये देखें डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अब मैं अपने ब्राउज़र को दोबारा यहाँ पे ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो रिफ़्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें आईडी पहले आपको 1 थी, अब यहाँ पे आईडी की वैल्यू 2 नज़र आ रही है, और ये अहमद और ये स्ट्रीट 50 नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। मैंने कोशिश किया है कि स्टेप बाय स्टेप जो है तो इसको एक्सप्लेन किया जाए कि आप कैसे डाटाबेस जीएसपी फॉर्म की वैल्यू डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये जो जीएसपी फॉर्म्स हैं, अब देखिए मैं अगर इसके ऊपर ये जो मेरे पास जीएसपी फॉर्म आया है, अगर मैं बैक के ऊपर जाऊं, अच्छा ये इस फॉर्म को अगर मैं व्यू सोर्स करूं, ठीक है, यहाँ पे इन व्यू सोर्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको ये देखें ये आईडी नेम एड्रेस इनका जो एचटीएमएल कोड होता है जो कि नॉर्मल आपको नज़र आता है। ठीक है, कोई भी आप एचटीएमएल का मतलब कोई भी वेबसाइट का पेज ओपन करते हैं तो ये देखें मुझे ये सारा इसका कोड नीचे नज़र आ रहा है एचटीएमएल का सारा। ठीक है, लेकिन अगर हम सर्वलेट्स की बात करें तो सर्वलेट्स में बेसिकली क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा सर्वलेट का शॉर्ट सा बता दूं कि मैं क्या करता हूं, इसी में पहले एक अपनी सर्वलेट फाइल को ऐड करता हूं। इसका नाम लेट सपोज रख देता हूं न्यू सर्वलेट, और इसको मैं नेक्स्ट करता हूं। और उसके बाद ऐड इन्फॉर्मेशन का ये जो ऑप्शन आता है कि ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वेब डॉट एक्सएमएल, ये जो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल होती है इसमें जितने आप सर्वलेट्स क्रिएट करते हैं उनके जो कन्फिग्रेशन होती है वो स्टोर्ड होती है। मतलब इस फाइल से हमें ये पता चलता है कि हमने किस सिनेरियो के अंदर किस सर्वलेट को कॉल करना है। ठीक है, तो मैंने इसकी यहाँ पे इसको चेक मार्क किया है कि ये जो है तो उसमें ऐड हो जाए। यहाँ पे सर्वलेट जो मर्ज़ी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, और उसके बाद फिनिश किया। ठीक है जी, अब जैसे मैं फिनिश करूँगा तो देखेंगे कि हमारे पास ये एक सर्वलेट की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। जैसे मैं कह रहा था कि जो सर्वलेट होता है एक जावा कोड होता है। अब ये देखेंगे सारा आपको कोड, जीएसपी की फ़ाइल आप ऐड करते हैं तो आपके सामने एचटीएमएल के कोड आता है, सर्वलेट आप ऐड करते हैं तो आपके सामने ये देखें सारा जावा का कोड आता है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं पहले इस सारे को अब कमेंट करता हूँ। ठीक है, और मैं एक लाइन आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और 2 × 10। ठीक है,
लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 2 × 10 का आंसर क्या आएगा 20, और मैं ये चाह रहा हूँ ये ब्राउज़र पे प्रिंट हो जाए, तो मैं इसको फाइल को ऐसे राइट क्लिक करके रन करूँगा। ठीक है, अभी देखिए और इस में कोई कोड नहीं है, मैं राइट क्लिक करके ऐसे रन करता हूँ तो मेरे सामने ये पूछेगा कि यूआरएल आपने सेम रहने देनी है, ओके करेंगे तो ये ब्राउज़र में सर्वलेट भी देखें ब्राउज़र में रन होगा। ये देखें ये फाइल ओपन हो गई है। अब ये देखें ये मेरे पास फाइल ओपन हो गया, इसके एड्रेस में देखिए लिखा हुआ है न्यू सर्वलेट, और यहाँ पे आपको आंसर में क्या आ रहा है 20। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर मैं इसके ऐसे व्यू सोर्स के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, राइट क्लिक करके, तो जब मैं व्यू सोर्स करूँगा तो इसमें मुझे कोई HTML कोड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए मुझे सिर्फ 20 नज़र आ रहा है, देयर इज़ नो HTML कोड। ठीक है, लेकिन अगर मैंने वेबसाइट बनानी है तो ऑब्वियसली उसमें तो मुझे HTML कोड रिक्वायर होगा। मतलब कोई भी अगर आपने चेंजेस करनी है, कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कोई फॉर्म इंसर्ट करने, ठीक है, तो सर्वलेट बेसिकली क्या करता है, जावा कोड भेजता है वेब ब्राउज़र की तरफ। यहाँ पे ये देख लें, जैसे मैंने व्यू सोर्स किए तो आपको इधर नीचे जो है तो सिर्फ ये 20 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई आपको HTML का कोड नहीं नज़र आ रहा है, जैसे आपको JSP पेज के अंदर व्यू सोर्स करने के बाद आपको नज़र आता है। ठीक है, अब लेट सपोज कि अगर मैंने इसी को यूज़ करते हुए बाय यूजिंग सर्वलेट अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं HTML का कोड भेजूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर आउट डॉट प्रिंट, मतलब ये आउट को यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद प्रिंट मेथड को यूज़ करते हुए अब इसके ये देखें, ये जो हम एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने HTML टैग को यूज़ किया हो कि यहाँ पे HTML का ओपनिंग टैग है, फिर हेड टैग है, फिर ये टाइटल सर्वलेट, फिर हेड को क्लोज़ कर दिया, फिर ये बॉडी आ गई, बॉडी को क्लोज़ कर दिया। तो ये जितना मैंने HTML कोड है ये देखें जावा के कोड के अंदर इसको इम्बेड किए। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब आपको HTML कोड भी नज़र आएगा। ये देखें जैसे इसको मैं रन करता हूँ, ये देखें अब जब मैंने इसको रन किया तो ये देखें वो जो मैसेज HTML के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो सारा यहाँ पे आ गया कि सर्वलेट न्यू सर्वलेट ऐड। अब अगर मैं इसकी व्यू सोर्स करना चाहूँ, व्यू सोर्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो अब आपको देखें HTML का कोड भी नज़र आएगा। जैसे मैंने व्यू सोर्स किया ये देखें अब आपको HTML का वो सारा कोड नज़र आ रहा है। अब ये जो आपको व्यू सोर्स करने के बाद HTML का कोड नज़र आया है, ये वो कोड है जो आपने जावा, ये यहाँ पे ये वाला कोड है सेम टू सेम। अब ये वो सारा वही कोड है जो आपने इम्बेड करके भेजा था जावा कोड के अंदर। ठीक है, तो अगर 10-15 लाइन का हो तो फिर तो ये आसान है, लेकिन अगर 1000 लाइन ऑफ कोड हो तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाती है कि आप जावा कोड के अंदर इम्बेड करके भेजें। तो इसलिए फिर हम ज़्यादातर JSPs को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।